ठीक है, सही तो है। यहाँ कितना आएगा mg cos थीटा, यहाँ कितना आएगा mg sin थीटा एट इक्विलिब्रियम में देखेंगे आप, ओ माय गॉड, ए नोट भी रेस्पॉन्स देगा, तो या तो ए नोट का कंपोनेंट लाओ नॉर्मल की तरफ, इसमें सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स क्यों नहीं लगेगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन तो है, एक्सीलरेशन तो है। अच्छा बताओ ये थीटा है, ध्यान से देखो ये थीटा है, ऊपर वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एम ए नोट कोस 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत है क्या है नहीं, ठीक है। एट नॉर्मल फोर्स जो होगा वो होगा एम ए नोट कोस 90 माइनस थीटा प्लस एम जी कोस थीटा, ठीक है, एम ए नोट साइन 90 थीटा प्लस समझ में आ रहा है एम जी कोस थीटा बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बताओ, एफ आर इक्वल टू ग्रेटर देन म्यू एस इंटू एम, एफ एस इक्वल टू म्यू एस कितना निकालना दे रखा है, नहीं दे रखा, नॉर्मल वैल्यू कितना कितनी है एम ए नॉट इंटू साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा। वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालो कैसे निकालेगा, समझ में इतना समझ आ गया, निकालो। नाउ वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट, किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच का एंगल पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच का एंगल पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल समझे, इतना समझ में आ गया, ये मेन चीज यही है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स, आपको फ्रिक्शन फोर्स आ गया, अब इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हमें वर्क डन निकालना है, तो नाउ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या करना है, W इक्वल टू एफ एस फ्रिक्शन इंटू एस डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, बहुत सिंपल। W इक्वल टू फ्रिक्शन कितना बताओ, कितना है म्यू एस इंटू एम ए नोट साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा, फोर्स आ गया इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया, और इनके बीच का एंगल का कोस थीटा आएगा। अब एंगल देखो कितना हो रहा है, सिंपल सी बात है, जैसे चित्र बनते हैं ऐसे, तो मैंने तुम्हें बताया था एंगल जो होता है एक एक छोड़ के होता है, थीटा है, एक छोड़ दो ये थीटा होगा, अगर नहीं मन करो तो एकांतर कोण देख सकते हो, 180 माइनस थीटा, ठीक है, दिख रहा है एकांतर कोण, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के और फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा जाएगा, तो जाएगा कोस पाई माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है करो माइनस कोस थीटा, पक्का गलत आ रहा है क्या आंसर, ना सही है, माइनस के कोस थीटा, तो W कितना आ गया म्यू एस इंटू कोस थीटा, वो भी माइनस का, और एम ए नोट इंटू साइन, सही है, मैच कर ले, समझ में आ गया सिचुएशन क्या थी, कि जो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, चलो कोई बात नहीं। मेन चीज क्या थी कि जो चीज दे रखा है उसे एनरोल जरूर करना है, तो ए नोट को एनरोल करना था मैं आंसर में, ये थे, अगर हम ए नोट क्या भाई माइनस नहीं आ रहा, फोर्स में माइनस आ रहा है बीच में, फ्रिक्शन फोर्स में माइनस आ रहा है, फाइनल आंसर में माइनस नहीं आ रहा, हाँ मतलब बीच में माइनस आ रहा है, साइन थीटा प्लस माइनस आ रहा है, अच्छा यहाँ माइनस आ रहा है, हाँ यहाँ माइनस आ रहा है, मतलब यहाँ माइनस आ रहा है, हाँ यहाँ पर माइनस, और यहाँ माइनस आ रहा है, मतलब कि ये इसको साथ योगदान नहीं दे रहा है, एम ए नोट साइन थीटा, यहाँ माइनस आ रहा है, जी साइन थीटा माइनस ए नोट कोस थीटा लिख रखा है इसमें, जी मतलब एम जी साइन थीटा, हाँ माइनस ए नोट कोस थीटा, माइनस ए नोट कोस थीटा, ये कैसे लिखा है इनमें, सूडो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, ये कंपोनेंट नॉर्मल को सपोर्ट कर रहा होगा, बिल्कुल सही बात, नॉर्मल को सपोर्ट करेगा, इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन में लिया है सूडो फोर्स का कोस वाला कंपोनेंट,
हाँ तो कोस तो उधर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फिर और फिर उसे बैलेंस कर दिया mg sin थीटा से। तो फिर नॉर्मल का फॉर्मूला कैसे है? आंसर में म्यू आ रहा है, ये बता पहले। हाँ म्यू आ रहा है, नहीं म्यू नहीं आ रहा, म्यू नहीं दे रखा क्या आंसर में म्यू नहीं है, आंसर में? म्यू दिया नहीं दिया होता? म्यू म्यू नहीं, म्यू नहीं दिया तभी ये चक्कर आ रहा है। और म्यू- क्वेश्चन में नहीं दिया तो भैया तो हाँ तो क्वेश्चन में म्यू नहीं दिया तो म्यू का आपको फॉर्मूला लगाना ही नहीं है ना। हम्म। अगर क्वेश्चन में म्यू नहीं दिया है तो आपको फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो m की टर्म में लाना पड़ेगा फिर, अभी देखते हैं। सीधे बैलेंस कर दिया ना फ्रिक्शन। अगर म्यू नहीं दिया गया mg है cos थीटा से। तो देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा कम दोबारा बात कर सकते हैं। मेरे को लगा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है। इंक्लाइन प्लेन ऐसे था, इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ए नोट है। अब फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की ओर, अगर ये नीचे जा रहा होगा तो ठीक है। ठीक है, नीचे है कितना एम जी, ये कॉम्पोनेंट कितना होगा एम जी साइन थीटा, ये थीटा है तो ये संगत कोण है, ये भी थीटा होगा। कितना हो गया एम ए नोट कोस थीटा, समझ में आ रहा है? ऊपर फ्रिक्शन है कितना एफ एस, डिस्प्लेसमेंट कितना है एस। ठीक है, आसान आ गई। ठीक, तो इक्विलिब्रियम में देखेंगे कॉम्पोनेंट समझ में आ गए होंगे। अभी थोड़ा देर पहले एनालाइज करो, समझ आ गए। देखेंगे एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम जाने से पहले फिर समझ लो एक बार, मैंने क्या बताया कि वेट तो नीचे रहेगा, तो वेट के दो कंपोनेंट होंगे, कितना एम जी साइन थीटा और एम जी कोस थीटा। एम जी कोस थीटा नॉर्मल को सपोर्ट करेगा, एम जी कोस थीटा नॉर्मल सपोर्ट करेगा, एम जी कोस थीटा नॉर्मल को सपोर्ट करेगा, और एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन को। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। तो अगर सामने उस समय आप देखें तो नॉर्मल की वैल्यू होगी एम जी कोस थीटा, ठीक है, प्लस एम ए नॉट साइन थीटा, ठीक। और फ्रिक्शन एफ एस प्लस एम ए नॉट कोस थीटा, एम ए नॉट कोस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एफ एस कितना आ गया एम जी साइन थीटा माइनस एम ए नॉट कोस थीटा। नाउ वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस इंटू डिस्प्लेसमेंट एस इंटू कोस पाई माइनस थीटा, इसके बीच का एंगल पाई माइनस थीटा। लगाओ कितना है डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस की वैल्यू कितनी एम जी साइन थीटा माइनस एम ए नॉट कोस थीटा इंटू एस इंटू कोस पाई माइनस थीटा। कितना होता है माइनस का कोस थीटा। अब तो सही है, इस तरीके से किया गया। फ्रिक्शन फोर्स में अगर कोएफिशिएंट नहीं दे रखा तो नॉर्मल का रोल भी नहीं होगा, तो नॉर्मल का रोल तो तभी आ पाएंगे कोएफिशिएंट का मल्टीपल होगा। फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल के म्यू मल्टीपल होता है, जब म्यू ही देखा तो फिर क्या कह सकते हैं। बात समझ आ गई थी? ठीक, कोलिजन के क्वेश्चन में आ रहे थे हम लोग। आओ अगर एग्जाम्पल है पहला, पेज नंबर चैप्टर 4 है और पेज नंबर है 65, पेज नंबर 65 में हो। पेज नंबर 65 से आने से पहले मैं एक चीज और बताता हूँ यार, ताकि कंसेप्ट और अच्छे हो जाए। पेज नंबर 65 में आने से पहले मैं 2 डायमेंशनल कोलिजन और बताना चाहता हूँ। क्या है 2 डायमेंशनल कोलिजन क्या बताना चाहता हूँ, जिसमें एंगल थीटा 1 और थीटा 2 होता है। ठीक है, देखो समझेंगे हम 2 डायमेंशनल कोलिजन के बारे में। हैशटैग 2 डायमेंशनल कोलिजन, 2 डायमेंशनल कोलिजन। 2 डायमेंशनल कोलिजन में क्या होता है भाई, आपका एक ऑब्जेक्ट है जो पहली ऑब्जेक्ट है जिसका नाम m1 मास है, u1 वेलोसिटी चल रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट है
जिसका मास m2 है, u2 वेलोसिटी से चल रहा है, दोनों टकराते हैं और टकराने के बाद पहला ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता है इस दिशा में और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता है दूसरी दिशा में, ठीक है। और इनकी वेलोसिटी मानना वही क्या, मास m2 वेलोसिटी v2, मास m1 वेलोसिटी v1, एंगल थीटा 1 और एंगल थीटा 2, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के अंदर इसमें क्या लगेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लो। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लो क्या होगा बताओ, 1/2 m(u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 स्क्वायर। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लो, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लो। तो ये वेक्टर है, इसे 2 डायरेक्शन में होगा, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में इसका मोमेंटम कितना है m1 u1, कितना है m1 इसका कितना है m2 u2, m2 बराबर इसका कितना है इस तरफ कंपोनेंट थीटा 1 m1 v1 cos थीटा 1, इससे कितना है कितना हुआ m1 v1 cos थीटा 1, इसका कितना आएगा थीटा m2 u2 सॉरी v2 m2 v2 cos थीटा 2, कितना आ गया m2 v2 cos थीटा 2। नंबर 2 अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस में पहले कितना था 0, बाद में कितना था 0, इसका कितना हुआ m1 v1 sin थीटा 1, इसके रेस्पेक्ट में दूसरे का माइनस कर लेंगे m2 v2 sin थीटा 2, ठीक। एक क्वेश्चन लिखने हमें पानी चाहिए ताकि इनकी हेल्प से हम सॉल्व करके v1 v2 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे 2 डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं। कोलिजन एक तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, अब जो क्वेश्चन दे रखा है हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे बार मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कितने शानदार है सिर्फ कोलिजन के लिए। देखो पेज नंबर आओ, पेज नंबर क्या होता है पेज 65, पेज 65, क्वेश्चन कौन सा पहले ये क्वेश्चन फर्स्ट, ए ऑब्जेक्ट इज इनिशियली केप्ट एट द रेस्ट ब्रेक इनटू 3 फ्रेगमेंट। एक ऑब्जेक्ट है चुपचाप रखा हुआ था, 3 टुकड़ों में टूट जाता है, एक टुकड़ा इधर जाता है, एक टुकड़ा इधर जाता है, एक टुकड़ा इधर जाता है, ये तो है। और इसमें कुछ डेफिनेट एंगल भी दिए हैं, मास रेशियो दिया है 1:2:3, मतलब इसका 1 m मान लो, इसका 2 m मान लो, इसका 3 m मान लो। हाइट है स्पीड ऑफ हैवीएस्ट फ्रेगमेंट जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन इज v नॉट, हैवीएस्ट कौन है 3m है, इसका v नॉट मान लिया। आगे व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइटेस्ट फ्रेगमेंट, लाइटेस्ट कौन है इसका v1 मान लो। it is given that the 3 fragment moves in same plane and make equal angle with each other। ये सेम एंगल बनाते हैं, अल्फा 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 मान लो, 3 अल्फा 360 ग्राम होना चाहिए, पक्का 360 होगा, 3 कम 3 3 दूनी 6 0 डिग्री, कितना क्या अल्फा मान 120 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना बना होगा ये बता सकते हो आप 60 डिग्री, तो कॉम्पोनेंट कितना होगा m v1 cos 60 डिग्री, इसका इधर कॉम्पोनेंट कितना होगा 2m, इसको v2 मान लो, v2 वर्टिकल कॉम्पोनेंट कितना होगा m v1 नहीं मास इधर रखा है m v1 sin 60 डिग्री, नीचे कितना होगा 2m सॉरी sin 60, ठीक है ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो पहले टोटल एनर्जी क्या 0 थी काइनेटिक एनर्जी, बाद में भी ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी सब 0 होना चाहिए, ठीक। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में लगाओ तो कैसे लगाएंगे, किसी एक डायरेक्शन लगाओ, बताओ चमन सिंह जी कैसे लगाएंगे, किसी एक डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में। देखो बाय लीनियर मोमेंटम
लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। C1 है CRBATN कंजर्वेशन लॉ। मतलब ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ होता क्या है, ठीक है। किसी डायरेक्शन लो दूसरा नेगेटिव आ ही जाएगा। देखो इसको तरफ लोगे तो वो नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसी तरफ लोगे तो वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। इनिशियल तो जीरो था ही, जीरो बराबर इसका कितना है बताओ, 3m v0 माइनस ये पूरा लिखो कितना है m1v1 cos 60 डिग्री माइनस के 2m v2 cos 60 डिग्री। हाँ सुन रहे, जीरो इक्वल टू 2m v0 माइनस cos 60 sin 30 बढ़ दो m1v1 बाई 2 माइनस के 2m v2 cos 60 sin 30 बढ़ दो। सही, इसको चल जाओ कितना आ गया m1v1 प्लस m v2 इसको समझ आ रहा है 2m v0 कितना ना फर्स्ट अलोंग m तो कट जाएगा y एक्सिस कहाँ कट रहा है m है वो खाली ये है ना। हाँ चलो कट गया, बता देना। चलो एम्प्लॉइज बताइए यहाँ पे कितना हो जाए v1 प्लस v2 इक्वल टू 2v0 सही है। अलोंग y एक्सिस बोलो ऊपर कितना है m v1 साइन 60 माइनस के 2m v2 साइन 60 इक्वल टू साइन 60 का मान √3 बढ़ होता है क्या, कट ही रहा है, जीरो भी बराबर जा रहा है, m भी कट ही रहा है, जीरो बराबर जा रहा है, कितना था v1 माइनस के 2v2 इक्वल टू 0 m प्लस v1 इक्वल टू 2 हो जाएगा तो 2v2। तो v1 का मान 2v2 यहाँ रख दो, v1 का मान यहाँ रख दो 2v2। अब दिख रहा है नहीं दिख रहा, v1 का मान कितना है v1 का मान है 2v2, यहाँ रख दिया v1 का मान 2v2 प्लस v2 इक्वल टू 2v0, 2v2 और एक v2 3v2 इक्वल टू 2v0। तो v2 इक्वल टू कितना आ गया 2v0 कौन 3 निकालना क्या था v1 निकालना था। तो v1 इक्वल टू कितना है 2v2 एम्प्लाइज v1 इक्वल टू 2 इंटू v2, v2 कितना है ये है 2v0 बाई 3 कितना आ गया 4v0 बाई 3 आ गया। क्या कमी है स्पीड ऑफ लाइटेस्ट फ्रेगमेंट, क्या कमी है अभी v2 आ गया है v1 का v2 का मान है अपना, इसका आ रहा है v2 का मान 3v0 बाई 2। क्यों अपना गलत क्यों आ रहा है, अलग क्यों आ रहा है। डायग्राम दे रखा है या हमें बनाया है कुछ आंसर वालों ने बनाया है तो कंपोनेंट हम कैसे भी तोड़ सकते हैं 3m 2m का। एक ऑब्जेक्ट था टूटा, ज्यादा मास कैसे चला गया, बाकी मास किधर चले गए। देखो कहीं मास में गलती तो नहीं करी, मास में गलती 2 लिख रखा है, और यही देख लो 3 है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ इसका कितना है 3m v0 आया, यहीं पे गलती है बिल्कुल शुरू करते ही गलत। कितना है 3m v0, ये कितना है 3, ये कितना है 3, कितना बचा 3 तो बचा यहाँ तो ये कितना बचा, कहाँ चल रही है ये हो गया कितना 3 तो है। तो v1 प्लस v2 इक्वल टू 3v0 हो गया। फिर उसका क्या करना है ऐड किया v2 प्लस 3v2 तो v2 इक्वल तो v1 इक्वल टू 2v0, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया था। v1 का मान 2v2 रख दिया, v1 का मान कितना रख दिया 2v2 v2 इक्वल टू v0 आ गया। तो इसका तो 3v0 बाई 2 आ रहा है। सोचो चमन सिंह, इसको तो मैच नहीं कर सकते, इन्होंने तो डायग्राम अलग बनाया है अपने। देखो इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसको इधर लाया है आ गया mv1, इसको इधर लाया है आ गया mv2। यार देखो कैलकुलेशन इतनी साफ साफ गलत करी है, देखो 2 है यहाँ, ये देखो तुम ये 2 mv1 2 दिख रहा है यहाँ, ये चीज यहाँ कहाँ है,
इतनी साफ साफ मतलब मक्खन मक्खन गलती कर रखी है, फिर बोलने आंसर नहीं आया, क्योंकि इस डायग्राम का इफेक्ट नहीं है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? डायग्राम का तो मतलब नहीं है, तुम क्वेश्चन को कैसे भी तरीके से तुम अपनी मर्जी डायग्राम तोड़ सकते हो, उसमें कोई कमी नहीं है। 0 इक्वल टू कितना है 3mv0 माइनस के कितना है m1v1/2 माइनस के mv2, यही था m खाली है क्या, m1 m सॉरी m, उसका क्या करा था हमने, इन दोनों को बदल लिया है, तो कितना हुआ था mv1/2 प्लस mv2 इक्वल टू 3 mv0, m से m कैंसिल हो गया, कितना है v1 प्लस 2v2 इक्वल टू 3 m कटा है 2 3 6 v0 इक्वेशन फर्स्ट एंड ऑन y एक्सिस कितना है y एक्सिस बताओ, 2mv y एक्सिस में क्या करना है देखो ध्यान से, इतनी बात तो समझ में आ गई। y एक्सिस में क्या है, ऊपर लीनियर मोमेंटम कितना है, देखो कितना है mv2 sin इसको क्या कहते हैं, ये x एक्सिस है, x o x डैश है, और ये y एक्सिस है, y o y डैश, देन ऑन y एक्सिस बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, बताओ ये कितना है, m v1 sin 60 डिग्री माइनस 2m v2 sin 60 डिग्री और 0 m v1 sin 60 का मान तो कट ही जाएगा यार, m भी कट ही जाएगा यार, कितना बचेगा बताओ, v1 माइनस 2v2 इक्वल टू v1 इक्वल टू ये चल जाएगा 2v2, v1 इक्वल टू 2v2 यहाँ रखो, अब यहाँ पे कितना बचेगा 2v2 प्लस 2v2 6v0, दौड़ दो 4v2 इक्वल टू 6v0, दो दो नहीं 4 2 3 m प्लस 3v0/2, v2 का मान कितना है, v2 का मान कितना आया था, वो कितना 3v0/2 कितना था 3v0/2, यहाँ पे रखो 2 इंटू v2 का मान 3v0/2, बस दो कट गया, कितना आ गया 3v0, ये हो जाएगा सही है, सही है। चिंता मिस्टेक बिल्कुल सिली मिस्टेक है वो तो। देखिए तुम लोग 10 आगे खोल के बैठे हो तो कैसे क्या देख रहे हो पता नहीं, कैलकुलेशन को तो संभाल लो एटलीस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पेज नंबर पे है, समझ में आगे करो। अब बस आपको वही देखना है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लो और एंगुलर मोमेंटम सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन लो कैसे लगना है, अगर आपको ये देखना आता है तो आप संभाल लोगे चीजों को। देखो प्रोजेक्टर का क्वेश्चन है, एग्जांपल पेज नंबर 66, इसके नीचे भी क्वेश्चन है, और ये कर लोगे, नीचे वाला क्वेश्चन देखता है, इसके नीचे जस्ट एक क्वेश्चन है और सेम है, देखा सेम ही ऐसे करना ठीक है, हो जाएगा ठीक। तो मैं प्रोजेक्टाइल वाला करा रहा हूँ, उसी को समझने की कोशिश करना, ठीक है। प्रोजेक्टाइल में थोड़ा जो अलग वर्ड कहा है, अलग वर्ड जो दे रखा है उसका नाम है इम्पल्स, तो इम्पल्स समझेंगे, ठीक है। पेज नंबर 66 है, पेज नंबर 66 और क्वेश्चन है आपका थर्ड कौन सा है, थर्ड। देखो इम्पल्स मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, P इक्वल टू कितना, F इक्वल टू कितना होता है, dP इक्वल टू dt, इसकी मल्टीप्लाई में करो F इंटू dt इक्वल टू dP, फोर्थ इंटू टाइम को इम्पल्स कहते हैं, इम्पल्स इसका मतलब इम्पल्स क्या हुआ, चेंज इन लीनियर मोमेंटम को भी कहते हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम को इम्पल्स कहते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, a projectile is thrown with the initial velocity u at angle alpha with the horizontal, calculate the total impulse on the projectile due to gravitational force। एक horizontal ये है और horizontal से हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका किस एंगल पे, अल्फा एंगल पे फेंका है u वेलोसिटी से, और बोला यहाँ से यहाँ फेंकते हैं, तो पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान इम्पल्स बताना है आपको, तो हमें कुछ नहीं बताना, हमें चेंज इन लीनियर मोमेंटम बताना है। अगर ये अल्फा है तो u का इधर कॉम्पोनेंट कितना होगा, u cos अल्फा, इधर कितना होगा u sin अल्फा, तो वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा u इक्वल टू इस चीज का i कॉम्पोनेंट हमारा u cos अल्फा i प्लस u sin अल्फा जी क्या, तो मोमेंटम कितना आएगा p इनिशियल
एम यू कॉमन ले लिया कोस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप। मैंने बताया था कंजर्वेशन लॉ ये कहता है जो वेलोसिटी यहाँ होगी वही वेलोसिटी यहाँ होगी सेम रिजल्ट पे, तो ये यू तो सेम रहेगा और यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा यू कोस अल्फा आई कैप, लेकिन ये जो होगा ये होगा माइनस का यू साइन अल्फा जे कैप नीचे है। फिर फाइनल कितना है यू कोस अल्फा मतलब कितना है एम भी आएगा ना यू कोस अल्फा आई कैप माइनस का यू साइन अल्फा जे कैप। सो by the definition of impulse, by the definition of impulse, I is equal to dp, I is equal to p initial minus p final, समझ आ रहा है p final minus p initial, p final minus p initial, I is equal to p final कितना होता m u cos alpha I cap minus का u sin alpha जी कैप माइनस पी फाइनल कितना था बोलो कितना है एम यू कोस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जी कैप इससे कैंसिल आई इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2mu साइन अल्फा जी कैप। मतलब इम्पल्स जो है वो जी कैप डायरेक्शन में होगा। बड़ी सीधी सी बात है और सिंपल बताता हूँ बहुत ही सिंपल बात बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। एक्स कंपोनेंट पर जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी जब सेम है तो एक्स कंपोनेंट का मोमेंटम भी सेम रहेगा। तो चेंज इन मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में तो है ही नहीं। तो अगर डायरेक्ट आपको इम्पल्स निकालना है तो क्या करेंगे एम यू साइन अल्फा ऊपर था और जस्ट उल्टा हो गया है तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो माइनस का एम यू साइन अल्फा माइनस एम यू साइन अल्फा तो डायरेक्ट आएगा एम यू साइन अल्फा जे कैप। समझ आ रही इधर में ये है समझ में नहीं आया तो ऐसे देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन क्या है यहाँ पर है एम यू साइन अल्फा ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो फाइनल कितना है एम यू साइन अल्फा तो एम यू साइन अल्फा आ जाएगा। बाद में इनिशियल क्या है ये है तो माइनस इनिशियल करोगे तो दोनों जोड़ोगे तो कितना आएगा माइनस का 2 एम यू साइन अल्फा आ जाएगा। बात समझ आ गई ठीक। देखो पेज नंबर 67 देखो एग्जांपल पेज नंबर 67 एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक बताओ कितना दे रखा है पेज नंबर 67 एग्जांपल है क्या दे रखा है टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m एंड 4m। एक का मास m है दूसरे का 4m मूविंग विद द स्पीड u एंड 2u। एक u चल रहा है दूसरा 2u चल रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। एक चल रहा है इधर चल रहा है यार ओ सॉरी टकराना है ना एक चल रहा है इधर एक चल रहा है इधर टकराना भी तो है। व्हाट इज देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बता रहा है बताओ जरा टकराने के बाद कोलिजन के निकालने के लिए वेलोसिटीज क्या क्या होंगी। ठीक सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ बताओ क्या होता है। टकराने से पहले कितना है एम यू प्लस 4m इंटू 2u सही है। टकराने के बाद कितना होता है एम बी वन मान लो सही है और 4m इंटू 2 तो एम से चटकाए तू कितना हो जाएगा u प्लस 4 2 नहीं 8u सही है। कितना जा v1 प्लस का 4v2 8u और एक v 9u इक्वल टू v1 प्लस 4v2 कैसे बाय एनर्जी कंजर्वेशन का। तो कितनी होंगी 1/2 एम यू स्क्वायर प्लस 1/2 4m इंटू 2u स्क्वायर सही है। बताओ एम वी वन स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी टू स्क्वायर एम तो कट ही जाएगा 1/2 एम कट जाएगा u स्क्वायर प्लस
1/2 m कट गया तो कितना बचा, 2 दूनी 4 चौक 16 16 16 u स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस का v2 स्क्वायर कितना है 17 u स्क्वायर 17 u स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस का v2 स्क्वायर। ठीक ठीक शुरू में हमने काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाया था, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर क्यों आ रहा था अभी? नहीं यही आ रहा था। अब बताओ इन दो इक्वेशन की हेल्प से v1 v2 निकाला जा सकता है नहीं? इन दो इक्वेशन की हेल्प से v1 v2 निकाला जा सकता है या नहीं? अच्छा ये बताओ, सोल्व तो हमने पहले भी कर रखा था, वो फॉर्मूला क्या था याद है? कितना था वो बताओ? v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2 m2 ऐसे कुछ था, m1 प्लस m2 u2 ऐसा कुछ था। लेट मी चेक, नहीं था एग्जैक्टली नहीं कहना चाहिए। v1 का फॉर्मूला था u1 m1 माइनस m2 2 m2, बिल्कुल सही था यार, बिल्कुल सेम था। v2 फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला था m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 u2 प्लस का 2 m1 u1 अपन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला अगर उस टाइम याद हो तो आपको इन दो इक्वेशन को सोल्व करने से बच सकते हैं। अदरवाइज इसका मान आप यहाँ रखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई साफ साफ दिख रही है। हमारे बात क्या कह रहा हूँ मैं, तो फिर झमेला पड़ जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ मासेस रखेंगे और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी रखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका मास क्या है 4m और 1m, तो 4m और 1m यहाँ रखेंगे तो 4m में से 1m गया 3 कितना जा 3m बचा। ठीक m1 मास m मान लिया, दूसरे का 4m मान लिया, 3m बचेगा ना। ठीक है तो 3m हो गया और नीचे कितना आएगा 5m हो गया और u कितना है u है। ऐसे यहाँ पर रखनी m2 कितना है 4 4 दो नहीं 8m, नीचे कितना आएगा दोनों का m कितना आ रहा है 5m दूसरी का वेलोसिटी कितनी है 2 इनिशियल वेलोसिटी 2। ठीक है अब करना क्या है, इसमें दोनों वेलोसिटी एक किधर जा रहा है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव होगी। तो सोल्व करो, इसे कितना बैठ रहा है m से m तो कैंसिल हो रहा है छोड़ दो। तो बताओ कितना बैठ रहा है, u ले लिया कॉमन 5 ले लिया एलसीएम, ये हो 3 माइनस 8 दूनी 16 में से 3 गए 16 में से 3 गया माइनस का 13/5 u माइनस का 19/5 नहीं 19 किस लहजे से आ रहा है हमने मास रख दिया ठीक है 2 रख दिया ठीक मास कितना 4m 4 दूनी 8 इंटू क्यू का मान ट्यू रख दिया 8 दूनी 16 और 3 19 कराए इनने। m2 तो भैया 4u है ना, वो 4m है ना m2 तो हाँ तो m माइनस 4m रखेंगे ना और 2m माइनस 4m रखेंगे ना, इधर m2 की जगह उधर इधर हाँ क्या रखेंगे बड़ी वैल्यू रखी जाएगी ना, तो छोटे बड़ा माइनस ही आएगा इधर भी। फिर 4m माइनस m रखूं m माइनस 4m रखना चाहिए था ना, m माइनस 4m m2 की तो वैल्यू है 4m, चल वो भी रखेंगे कितना आएगा तब 19 आ रहा है। ओ हाँ 19 आ रहा है, -3 -16 19। m1 कितना है m है और माइनस तो ही तो रखना चाहिए था, बिल्कुल सही बोल रहा है तू। यहाँ कितना रखेंगे m1 का मान m उस पर कितना रखेंगे 4m कितना आएगा -3 कितना आ गया 16 -19 रख दे। जस्ट वैल्यू रखनी है और डायरेक्शन का ध्यान देना, आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना पहले ऑब्जेक्ट को 1 1 कहेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट को 2 2 कहेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है ऐसे ही दूसरे में मान रखेंगे, दूसरे का भी आंसर आ जाएगा। हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसे कहते हैं? पृथक्करण वेग कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। टिफर में एक क्वेश्चन आया था उस जमाने में, अभी तो तुमको याद नहीं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर। जैम में भी आया था कॉलेज के ऊपर। ठीक है
देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशन हैशटैग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पृथक प्रणवी ई, इसे कहते हैं सेपरेशन वेलोसिटी PRAC, सेपरेशन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑन अप्रोच वेलोसिटी फॉर कोलिजन। इधर देखेंगे अगर दो चीजें टकरा रही हैं तो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी कितनी होती है v2 माइनस v1, आते समय वेलोसिटी कितनी होती है u2 माइनस u1। इसे कहते हैं क्या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर इलास्टिक कोलिजन है, इफ द कोलिजन इज perfect elastic then E की वैल्यू होती है 1 होती है कितना रखेंगे v2 माइनस v1 अपन u2 माइनस u1 मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना है u2 माइनस u1 इक्वल टू v2 माइनस इट्स मीन देयर सेपरेशन वेलोसिटी is equal to their approach velocity their approach approach velocity। कोलिजन के ऊपर क्वेश्चन करते हैं हम एच एस अग्रवाल के हैं ताकि कंसेप्ट और अच्छा हो जाए। ठीक, कोलिजन के ऊपर आप देखते हैं आंसर सटीक बैठता है या नहीं। ठीक, क्वेश्चन है पेज नंबर 354। बताएंगे गौरव सिंह जी। क्वेश्चन हम कर रहे हैं नॉन इलास्टिक कोलिजन का, क्योंकि देखो मजे की बात ये है तुम्हारी बुकलेट में ना तो इनलास्टिक कोलिजन क्वेश्चन दे रहे हैं। रीजन है अगर वो इनलास्टिक कोलिजन और हर चीज के क्वेश्चन दे देंगे तो एक तरीके से वो अपनी बुक में मैकेनिक्स ही दे देंगे पूरा, तो फिर जैन का सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए लिमिट सी चीजों को डिस्कस किया गया। बड़ी अच्छा एक बात सोच के देखो, अगर वो हर चीज उसमें दे दे तो खाली मैकेनिक्स की बुक 12th की बुक का मोटी हो जाएगी, बड़ी सीधी सी बात है। और फिर वो दूसरी वाली जो EMT की बराबर मोटी हो जाएगी, थर्मल फिर अपने अलग बचे, तो बहुत सारी चीज हो जाएगी। इसलिए उन्होंने नहीं जाएगी, पर क्वेश्चन में आ सकता है। इसलिए हम इनलास्टिक कोलिजन का मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और आप बताएंगे कंसेप्ट और अप्रोच हमारी लगभग ठीक है या नहीं। और फिर मजे की बात होती थी पुराने जमाने की किताबों में आंसर साथ में लिखा रहता था, ये है तो आंसर हमारा बिल्कुल साइड में दे रखा है। देखते हैं हम लोग इनलास्टिक कोलिजन को समझ पाए हैं नहीं। बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन होते हैं, ऐसी बात नहीं। देखो ध्यान देंगे पेज नंबर 354, पेज नंबर है 354, हमारी SC अग्रवाल है और एक्सरसाइज है आपका ये क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर है 32, बिल्कुल सही भाई साहब। एक रिजिड बॉडी सपोर्ट में ऐसा क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं हिंदी में, 5 ग्राम 50 ग्राम पता नहीं क्या लिखा होगा, कट गया सब कुछ। 5 ग्राम मान लो, 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 5 ग्राम मास की गोली है, 405 ग्राम द्रव्यमान की एक लंबे गोलक के नीचे से फायर की जाती है, गोलक के भीतर ही रह जाती है, गोलक 1.5 मीटर ऊपर उड़ जाता है, गोलक की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये रिजिड सपोर्ट है इस तरीके से, और यहाँ से एक बॉब टंगा हुआ है, यहाँ से गोली मारी जाती है, फायर की जाती है, इसका मास दे रखा है M = 5 ग्राम। इसका मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 0.005 kg। कोई दिक्कत? 405 ग्राम के लंबे गोलक, इसका मास दे रखा है M = 450 ग्राम, इसका मतलब 0.45 किलोग्राम। इसके अंदर एक गोली घुसती है और ये गोलक उड़ जाता है ऊपर, कितनी हाइट तक? ये उड़ता है 1.8 मीटर उड़ जाता है, जमीन से ऊपर उड़ जाता है। गोले की चाल ज्ञात कीजिए। ये जो गोला होगा, इस गोले की हमें वेलोसिटी निकालनी है, गोले की वेलोसिटी निकालनी है। आप बताओ जी क्या क्या लगा सकते हो तुम इसमें जुगाड़? गौरव सिंह जी क्या क्या जुगाड़ लगा सकते हो बताओ। आंसर इसका 60 मीटर पर सेकंड है।
क्या सोचा जा सकता है इसका? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? गोले की चाल बताइए। गोली की चाल दी गोले गोले गोला का है, गोला का है, गोली की नहीं का है। उसके दी कहाँ दी है? इन्होंने कहा 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली 405 ग्राम द्रव्यमान के एक लंबे दोलक के भीतर से नीचे फायर की जाती है। गोली गोलक के भीतर ही रह जाती है, 1.5 मीटर रोटा उड़ जाता है। गोले की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें गोले की चाल कैलकुलेट करनी है। कैसे कर सकते हैं? बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। ठीक, इसका मास m1, वेलोसिटी u1, इसका मास m2, वेलोसिटी u2, m1 v1 प्लस m2। बात हमारी ठीक। इसका मास m1 दे रखा है हमें कितना है? हम ग्राम में भी ले सकते हैं, बिकॉज ग्राम टू ग्राम बैलेंस हो जाएगा। हमारी बात, ग्राम ले रहा हूँ 5 ग्राम। वेलोसिटी कितनी है? गोली की वेलोसिटी नहीं थी क्या? मैं बोला गोली की वेलोसिटी पूछ रहा था। गोली की वेलोसिटी दी होनी चाहिए। 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 450 ग्राम द्रव्यमान के एक लंबे दोलक के भीतर नीचे से फायर की जाती है। गोली गोलक के भीतर ही रह जाती है तथा गोलक को 1.5 मीटर उठा देते हैं। गोले की चाल ज्ञात कीजिए। गोली की वेलोसिटी नहीं दे रखी है, देख सकते हैं आप अगर प्रूफ नहीं मानेंगे। यह डायग्राम है। बताओ भाई, गोली की वेलोसिटी हमने कितनी मान ली? u1 मान ली। चलो अच्छा इसे देखो, ये तो रेस्ट में था, ये तो 0 हो गया। हमारी बात भाई, रेस्ट में था तो u2 0 हो गया, तो ये हो गया m2 गुणा 0 बराबर m1 v1। अब हमारी बात, ये गोली इसके अंदर घुस जाती है। गोली इसके अंदर घुसेगी तो गोली और दोलक दोनों सेम वेट्स वेलोसिटी से ऊपर चलेंगे। मान लिया वो वेलोसिटी कितनी मान ली? v है, तो मैं यहाँ पे v लिख सकता हूँ m1v प्लस m2v। 5u1 इक्वल टू v कॉमन ले लिया। m1 की वैल्यू कितनी है? मास इसका 5 ग्राम। दूसरा कितना है? 450 ग्राम। ठीक, 5u1 इक्वल टू आ गया 455 v। बात समझ आ गई? गोली की वेलोसिटी नहीं दी है। ओके ओके, फाइव u1 अपॉन 455 इक्वल टू क्या गया? वेलोसिटी आ गई। इससे काइनेटिक एनर्जी निकालो। ये बढ़ दो mv स्क्वायर, ये बढ़ दो m मतलब पूरे सिस्टम का मास। बात सुना रही? इंटू वी स्क्वायर। वी वैल्यू कितनी है? ये है कितनी? 5u1 अपॉन m। ये m ही तो है एक तरीके से, पूरे सिस्टम का मास। ये हमारी बात होल स्क्वायर। m से m कट गया, कितना है? 5 पंजे 25 u1 स्क्वायर अपॉन 2। सही है? सही है? एक m नीचे हो जाएगा ना। m दिस काइनेटिक एनर्जी, this kinetic energy will equal to the potential energy at height h। हमारी बात, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? mgh के बराबर होगी। मतलब इसी कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, सिस्टम को h ऊपर तक उठा देती है। बात हमारी ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना है? 25 u1 स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू m कितना है? m हो गया। g कितना है? 10 मान लो। h कितना है? 1.8 मीटर। 1 मीटर में दे रखा है। ये मीटर में देखा है। चलो वेलोसिटी हमारे मीटर पर सेकंड में है ना, कभी करना। कितने हमारे वो आ रहे हैं वेरिएबल? सही तो है? आगे है। u1 क्या था? u1 गोली का वेग था। u1 तो गोली का वेग था। हमें निकालना क्या? गोले का वेग। वो यहाँ से निकलेगा v1 u1 के रिलेशन से। तो सही तो है? यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी? सही तो है, बस आ गया। करना है u1 निकाल लो। निकालो।
कितना आया था एम प्लस U1 स्क्वायर कितना आया था? एम पूरे सिस्टम का मास है ना, तो दोनों का ऐड हो जाएगा, गोली प्लस गोला। जब यहाँ रखूँ थोड़ा काट दूंगा वहीं पे, एम ही रहने दो इसे। 2m स्क्वायर कितना है? एम एम कितना हुआ? एम स्क्वायर 18 किस में 18 हो गया? 18 तो नहीं 36, कोई दिक्कत? और नीचे 25। ओ माय गॉड 6 6 36, m बटे 5 में 25। साफ साफ नहीं लग रहा कुछ? रूट कितना प्यारा सा निकल रहा है, जो बता रहा है कि आंसर सच है। जैसे रूट निकलता है लगता है आंसर सच है। मेरा गुमान इज इक्वल टू 5u1 बटे कैपिटल M है ये। U1 समझ रही बात? 5 बटे कैपिटल M इंटू U1 का कितना है? 6m/5 जी। बात समझ में आ रही है? सही कर रहे हैं मैं? अच्छा आया आंसर कितना? 60। कहीं जी छोड़ा है क्या हमने? कहीं जी छोड़ा है पक्का? अपने जी कहाँ है? 1.8 मीटर में दे रखा है ना। क्या मतलब? 1.8 मीटर में दे रखा है। हाँ हम सेंटीमीटर। सीजीएस में चल रहे हैं। हाँ ठीक है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो है ना? आएगा हाँ। तो ये आ गया 18, ये 10 बचा, 100 बचा है। तो यहाँ पे 10 जाएगा, 60 ये 10 जाएगा यहाँ पे, और यहाँ नहीं, यहाँ कितना जाएगा? 60। सही है? क्या मस्त सवाल था। आया नहीं आया मजा? बढ़िया। नहीं आया? कितने जुगाड़ लगाए तुम्हारे भाई ने, तो मजा नहीं आया। अभी ढूंढता हूँ एक और सवाल, तू ढूंढता है, मैं तो मिटाता हूँ। तो तू समझ में आया करो, पता नहीं क्या क्या कर दिया, वेलोसिटी दिए बिना निकाल दिया। तो इस तरीके से कुछ कंसेप्चुअल मिलते हैं। देखो मैं और ढूंढता हूँ सवाल, मजा आएगा। इससे ऊपर वाला भी अच्छा है। ऐसे गोले पे कुछ मारने वाले ढूंढता हूँ। ऐसे क्वेश्चन बताते हैं कि जी गोली मारी और पिघल गया वो। मतलब इनलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चन ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। ये है जहर यार। क्वेश्चन सुनो, 0.3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बोल्ट है 7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान चाल से नीचे आ रही लिफ्ट की छत से गिरता है। लिफ्ट की छत से बोल्ट खुल के गिरता है। यह लिफ्ट के फर्श से टकराता है और वापस नहीं लौटता। टक्कर द्वारा कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई? ऊष्मा उत्पन्न हुई। आंसर आया 882 जूल। लो पकड़ो, पढ़ के सुनाओ मुझे। तुम्हारी इच्छा हो तो और भी मर्जी से पढ़ सकते हो, सुंदर सवाल है। बताओ। एक दोनों से मिटाता हूँ, जल्दी मिटेगा। किलोग्राम का बोल्ट। लो चांद सिंह, इसे कैच करो। चलो मत करो, मैं ये रख लेता हूँ। बताओ भाई। एक 0.3 किलोग्राम का बोल्ट 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लिफ्ट की छत से गिरता है नीचे की ओर। यह लिफ्ट की फर्श से टकराता है। लिफ्ट की लंबाई 3 मीटर है। अच्छा पहले बताओ पेज नंबर कितना है? 355। पेज नंबर 355। क्वेश्चन नंबर कितना है? 35। 35। एक लिफ्ट है भाई ये। अब लिफ्ट में अंदर क्या है? बोल्ट खुलता है यहाँ से। लिफ्ट चल रही है नीचे, क्या कह रहे? पढ़ देगा 0.3 किलोग्राम का बोल्ट। 0.3 किलोग्राम का बोल्ट है। अच्छा जी। का एक बोल्ट 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक समान चाल से नीचे आ रही किसी लिफ्ट 7 मीटर पर सेकंड से नहीं हाँ बोल्ट गिरता है 7 मीटर पर नहीं है। 0.3 किलोग्राम का एक बोल्ट हाँ। 7 मीटर पर हाँ सही है। लिफ्ट आ रही है लिफ्ट आ रही है 7 7 मीटर मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से नीचे आ रही है। ठीक है। किसी लिफ्ट की छत से गिरता है। गिर यह गया। लिफ्ट फर्श से और ये लिफ्ट की फर्श से टकराता है। टकरा गया। लिफ्ट की लंबाई 3 मीटर है। लिफ्ट करने आई थी 3 मीटर 3 मीटर और ये वापस नहीं लौटता। नहीं जाता वापस। टक्कर द्वारा कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई? अरे वाह, यदि लिफ्ट स्थिर होती है तो इसका उत्तर नहीं होता है। वो तो हो गई। ठीक है, हिंट विंट तो नहीं दिया? हिंट दिया है। तो तुम फिर वो पढ़ लो, तुम मजा नहीं आएगा। पढ़ ले क्या? ना मैंने तो कुछ नहीं देखा। तो बता फिर कैसा होगा ना देखा तो। निकालनी है, मतलब हीट निकालनी बड़ी सीधी सी बात है, एनर्जी निकालनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी
दो चीजें अगर गिर रही हों, अगर ये लिफ्ट रुकी रहती तो मैं यहाँ गति का समीकरण लगाता, h इक्वल टू ut हाफ स्क्वायर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर 2gh जो भी लगाता, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी निकाल देता और उस वेलोसिटी से उस वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी से टकराता और मैं उस वेलोसिटी काइनेटिक हीट में बदल देता। लेकिन जब इसमें बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो मैं पहले v स्क्वायर 2gh लगाऊंगा, उस वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी घटाऊंगा, तब जो वेलोसिटी नेट बचेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी से हीट बनाऊंगा। बात खत्म। ये भी कह सकते हैं ना भैया, जब गिरी नहीं होगी लिफ्ट, हाँ मतलब जब गिरी चली नहीं होगी तो नीचे आ ही नहीं पाएगा वोल्ट, आ नहीं पाएगा, तो वोल्ट की जो मतलब मैक्सिमम एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी, बड़ी सीधी सी बात है। और जब वो टकराएगा उससे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से टकराएगा, इसका मतलब वो जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होकर ही चिंगारी फेंक रही वो है। समझ में आ गया। तो हम डायरेक्ट mgh से निकाल सकते हैं ना। स्वागत है, जमीन में बोल्ट है नहीं, mgh लगा रहे हो है नहीं, मगर शुरू में तो पहले मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तेज बोलो, मुझे समझ नहीं आया कुछ भी, अलग अलग बताओ क्या कहा। ये बोल्ट अभी चल नहीं रही है लिफ्ट, ठीक है, बोल्ट हवा में लटका हुआ है, बोल्ट हवा में लटका हुआ, इस समय मैं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, काइनेटिक एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी इस समय जब चल नहीं रहा है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी ले रहे हो, इसके ले रहे हो, बोल्ट की किसके रेफरेंस में ले रहे हो, लिफ्ट की सर नीचे वाले यहाँ से रेफरेंस ले लिया, ठीक है जी। फिर आगे अब जब लिफ्ट नीचे जा रही है जा तो रही है, ये बोल्ट भी नीचे गिर रहा हो, नीचे गिर रहा है, और हम निकाल रहे हैं हीट जब वो फर्श से टकराएगा, जब फर्श से टकराएगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से अब टकराएगा। मजे की बात है तो जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो जब ये जो चीज है नीचे गिर रही है तो ये इसके रेफरेंस में तो गिर ही रही है, साथ ही साथ ग्रेविटी की रेफरेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी चेंज हो रही है। क्योंकि हमें, अगर तुम अपने विवेक से सोचो, थोड़ा सा विवेक लगा सोचना, थोड़ा सा, बिल्कुल ज्यादा नहीं, क्या ये यहां से यहीं तक गिरा है, क्या ये बोल्ट सिर्फ 3 मीटर चला है या 3 से ज्यादा मीटर चला होगा लिफ्ट के जमीन तक आने तक? ज्यादा चला हुआ, मगर आपने कहा ना कि किसी का रेफरेंस ले सकते हैं, या तो लिफ्ट की मतलब रेफरेंस तब लगी स्टैटिक प्रॉब्लम हो, रुकी हुई चीज हो, तभी तो तुम बोलोगे ऊपर चल रही नीचे चल रही है, mg cos थीटा mg almas cos थीटा। जिंदा चीज चल रही है, डबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, 3 यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 3 मीटर नहीं चलेगा, ये जमीन में गिर नहीं सकते, 3 से एक्स्ट्रा मीटर चल जाएगा। बड़ी सीधी बात, अगर लिफ्ट रुकी होती तो ये बोलता मैं 3 मीटर चला हूँ, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो लिफ्ट तो नहीं जा चुकी होगी, जिंदा बहुत सारे मीटर चलेगा, समझ वाली बात। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से जो मैं चाह रहा हूँ, ये मानो कि लिफ्ट रुकी हुई है, तब क्या होता, समझ रही, तब क्या करते हैं हम, इस चीज को नीचे गिराते हैं, तो यहाँ इस वेलोसिटी कितनी है, 0, यहाँ निकालना है v क्वेश्चन मार्क, तो v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये तो 0 है, v स्क्वायर इक्वल टू 2 गुणा g की वैल्यू 10 गुणा h की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, 3 दूनी 6, v स्क्वायर इक्वल टू कितना गया 60, समझ आ रहा है, 3 दूनी 6 और 60 आ गया, v वैल्यू कितना है अंडर रूट 60 का रूट कितना होता बताओ, 60 का रूट बताओ, ना बता तो भी मेरे जुगाड़ है, 2√15 पक्का। क्या बता रहा है, पागल है क्या? सही में 15 का 60 क्या? हाँ 2√15 ही आएगी। अच्छा, अंडर रूट 60 का बताया तुमने? हाँ ठीक है, अंडर रूट 60 का मान, मेरे को लगा 60 का मान इतना बता रहे हो, ठीक है, इतना आ गया। एम्प्लाइज रिलेटिव वेलोसिटी, दो चीजें अगर एक साथ जा रही है एक दिशा में, रिलेटिव के अंदर से घटा के निकलती है, ज्यादा ये है, वो है, 1 मिनट, ये है ज्यादा 2/15, हाँ 2/15 माइनस 7, ये सोल्व कर लो यार इसे, 2 3 4 3 के 9 4 चौक 16 3.9 मान लो, कुछ ऐसे ही होगा, देखिए 15 का रूट कितना होता है, 2√15 सोल्व करके बता यार सीधा, जो हटा ले कितना 0.64, साथ में बावन हो गया यार, तो 7 मान लेते हैं, 7.74 आ रहा है, जब एग्जैक्ट करवाएगा तभी तो एग्जैक्ट आएगा, 0.74 मान रहा है, ये वेलोसिटी आ गई। कॉरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 मास कितना है बोल्ट का 0.6 किलोग्राम, 0. कितना भारी बोल्ट है, इनटू 0.74 का होल स्क्वायर, कर भाई सॉल्व करो, बता कितना आएगा, सॉल्व कर, 0.74 का होल स्क्वायर कर, 0.74
0.5476 कितना है 0.5476 0.5476 गुणा करके 2 से भाग दो, कितना है मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं 0.0 डिवाइड बाय 2 0.0821 आंसर खुद देख उसमें मैच करा नहीं करा 8.82 आ रहा है 8.82 हमारा कितना है 0.82 तो कहीं दशमलव की तुम पॉइंट की गलती तो नहीं कर रहा, तू देख मल्टीप्लाई में तूने मल्टीप्लाई में पॉइंट की गलती तो नहीं करी, देख ले मीटर किलोग्राम किलोग्राम दे रखा, मीटर दे रखा, सब कुछ सही है। कंसेप्ट तो रिलेटिव मोशन दिया जाएगा पक्का है। सॉल्व कर रहे हैं।